हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हिमांशु कुमार श्रीवास्तव है और आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। फ्रेंड्स, ये एक्ट जो है अभी तक पास नहीं हुआ है पार्लियामेंट के द्वारा। और इन सारे एक्ट को जो है हम शुरू से ही पढ़ के रखते हैं, क्योंकि कभी ना कभी तो ये एक्ट पास होगा ही, और ये जो बिल है वो कभी ना कभी तो एक्ट बनेगा ही बनेगा। तो पहले से पढ़ के रखते हैं कि फ्यूचर में शायद काम आ जाए हमारे जुडिशरी एग्जामिनेशन के लिए, या फिर और भी हमारे जो आने वाले जो एग्ज़ामिनेशन है उसके लिए, या फिर एज अ नॉलेज के पर्पज़ से भी आप इसको पढ़ सकते हैं। तो वन बाय वन करके हम लोग पढ़ेंगे, सेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे फ्रेंड्स, और इसके जो चैप्टर्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। वन बाय वन करके पढ़ते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। इसमें सेक्शन 1 का सबसेक्शन 2 कहता है कि इट शैल अप्लाई टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग इन और बिफोर एनी कोर्ट। यानी कि कहता है कि ये जो अधिनियम है, ये जो हमारा एक्ट है, ये किसी भी कोर्ट के सामने अप्लाई होगा। कोई भी कोर्ट हो तो उसके सामने अप्लाई होगा, जुडिशियल प्रोसीडिंग में ये अप्लाई होगा, इंक्लूडिंग इसके अलावा भी कोर्ट मार्शल में भी ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम चलेगा। यानी कि अगर कोर्ट मार्शल है, सेना का हो रहा है, फौज का हो रहा है, तो उसमें भी कोर्ट मार्शल में ये एक्ट चलेगा। बट लेकिन नॉट टू एफिडेविट प्रेजेंटेड टू एनी कोर्ट। लेकिन अगर किसी एफिडेविट प्रेजेंट किया गया कोर्ट के सामने, वहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। और ऑफिस के सामने नॉर टू प्रोसीडिंग बिफोर एन आर्बिट्रेटर, या फिर आर्बिट्रेटर के सामने कोई अगर प्रोसीडिंग चल रहा हो तो उसके सामने ये एक्ट अप्लाई नहीं करेगा। ये बेसिकली आप लोग पढ़ेंगे सेक्शन 89 में। सेक्शन 89 जो है वो एक एक्ट का है, जिसमें कहा जाता है सेक्शन 89 ऑफ सीपीसी में जो है, ये तीन चीज़ आते हैं तीन चीज़ आते हैं कोर्ट आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के द्वारा। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट आते हैं सेक्शन 89 ऑफ सीपीसी में। एक पहले आते हैं, एक लोक अदालत आते हैं, उसके बाद से आर्बिट्रेशन आता है, कंसिलिएशन आता है, मीडिएशन आता है। तो ये हमारा जनरल भाषा में कहते हैं आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट में। तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट में भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए आप? आगे देखते हैं। It shall come into force on such date as the central government may by notification appoint। कहने का मतलब ये है कि अभी तक ये फोर्स में नहीं आया है, यानी कि अभी तक ये एक्ट नहीं बना है, अभी तक ये बिल ही है। तो बिल है, कभी ना कभी एक्ट तो बनेगा ही बनेगा, हमें पता ही है, और जल्दी उसकी उम्मीद करते हैं। लेकिन कब बनेगा ये हमें कैसे पता चलेगा? तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी कि वो नोटिफिकेशन निकालेगी ऑफिशियल गैजेट में कि भाई ये जो बिल है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, ये अब एक्ट बन चुका है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होने वाली हैं आगे समय में। अब डेफिनेशंस देखते हैं, इसमें क्या क्या डेफिनेशंस हैं कि इस अधिनियम में अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज अराइजेस, अनलेस जब तक कि कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड, नहीं रिक्वायर्ड हो तब तक। रिक्वायर्ड मतलब यहाँ पे एक रिक्वायर्ड समझ सकते हैं, इंटरप्रिटेशंस के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे कि इंटरप्रिटेशंस में क्या क्या चीज़ें होती हैं। आगे देखते हैं कि जो एक्ट में डेफिनेशंस जो दिए गए हैं इसका क्या क्या मतलब होता है। कोर्ट, हम लोग कहते हैं कोर्ट किसको कहेंगे? तो कोर्ट इंक्लूड्स जजेस एंड मैजिस्ट्रेट। जज होंगे, मैजिस्ट्रेट होंगे, उसको कोर्ट कहेंगे। एंड ऑल पर्सन, सारे पर्सन को, एक्सेप्ट, इनको नहीं कहेंगे, आर्बिट्रेटर को नहीं कहेंगे, लीगल ऑथराइज टू टेक एविडेंस, जो लीगली ऑथराइज्ड है एविडेंस लेने के लिए, उसको हम लोग कोर्ट नहीं कहेंगे। लीगली ऑथराइज टू टेक एविडेंस होता क्या है फ्रेंड्स कि आप लोग जब कोर्ट में प्रैक्टिस करने जाओगे तो कोर्ट में क्या होता है कि बहुत सारे केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कोर्ट क्या करती है कि उसके लिए एक प्लेडर कमिश्नर अपॉइंट कर देती है कि भाई वो जाकर के एविडेंस ले ले। ये बेसिकली होता है हमारे जो सिविल केसेस में होता है कि भाई कोर्ट जो है जा कर के वो क्या करती है, कोर्ट क्या करती है कि अपॉइंट कर देती है एक प्लेडर कमिश्नर को, और वो प्लेडर कमिश्नर जो है वो की एविडेंस लेते हैं। ठीक है, तो कोर्ट जो है, कोर्ट के अंदर में ये जो प्लेडर कमिश्नर है ये नहीं आएंगे, आर्बिट्रेटर भी नहीं आएंगे। ठीक है, आर्बिट्रेटर भी जो है ये नहीं आएंगे। तो कौन आएंगे? तो जजेस आएंगे और मैजिस्ट्रेट आएंगे। ठीक है,
नाउ अब हम लोग बात करते हैं बी नंबर में, प्रूफ। कंक्लूसिव प्रूफ क्या होता है? कंक्लूसिव प्रूफ वो होता है जो कि जिसके खिलाफ हम लोग और कोई एविडेंस नहीं दे सकते हैं, ये इसका शॉर्ट में मतलब है। आगे देखते हैं। मीन्स व्हेन वन फैक्ट इज डिक्लेयर्ड बाय दिस अधिनियम टू बी कंक्लूसिव, अगर इस अधिनियम के द्वारा कहा गया, इस अधिनियम मतलब कि इस एक्ट के द्वारा कहा गया कि ये एक कंक्लूसिव प्रूफ है, the court shall, on proof of one fact, regard the other as proved and shall not allow evidence to be given for the purpose of disproving it। यानी कि अगर कोर्ट ने किसी भी एक्ट को, किसी भी फैक्ट को प्रूफ कर दिया, किसी भी फैक्ट एक्ट को, एक्ट कहने का मतलब है एक्ट, ठीक है फ्रेंड्स, किसी भी फैक्ट को बोला कि भाई ये जो है कंक्लूसिव प्रूफ है, तो कंक्लूसिव प्रूफ अगर उसको डिक्लेयर कर दिया, प्रूव्ड हो चुका है, तो कोर्ट अगर चाहो तो आप दूसरा एविडेंस नहीं दे सकते हो, यानी कि उसको डिस्प्रूव करने के लिए आप दूसरा एविडेंस नहीं दे सकते हो अगर कोर्ट ने किसी भी फैक्ट को कंक्लूसिव प्रूफ वाले कैटेगरी में डाल दिया, तो आप बिल्कुल कोई भी एविडेंस नहीं दे सकते हो फ्रेंड्स, कोई भी एविडेंस नहीं दे सकते हो। दूसरा है डॉक्यूमेंट, किसको कहते हैं? आमतौर की भाषा में फ्रेंड्स जो डॉक्यूमेंट होती है वो बेसिकली होती है कि भाई कोई भी एक कागज़ का टुकड़ा, लेकिन इसमें जो है वो कागज़ का टुकड़ा नहीं चलेगा फ्रेंड्स। इसमें क्या करना पड़ेगा कि इसमें आपको जो है कुछ हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। क्या है डॉक्यूमेंट? क्या है डॉक्यूमेंट? मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड। डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कोई भी ऐसे मैटर, कोई भी ऐसे मैटर जिसको एक्सप्रेस कर सकें, बता सके, बताया जा सके उसके बारे में, और अदरवाइज रिकॉर्डेड अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मींस ऑफ लेटर, फिंगर और मार्क, या फिर कुछ ऐसे सब्सटेंस जिसको रिकॉर्ड किया जा सकता है। कैसे रिकॉर्ड किया जा सकता है? लेटर के द्वारा रिकॉर्ड किया जा सकता है, फिगर्स के द्वारा रिकॉर्ड किया जा सकता है, मार्क के द्वारा रिकॉर्ड किया जा सकता है, और एनी अदर मीन और बाय मोर देन वन ऑफ दोज मीन, एक या एक से ज़्यादा तरीके के द्वारा उसको अगर रिकॉर्ड किया जा सकता है, तो intended to be used or which may be used for the purpose of recording that matter and includes electronic and digital records। यहाँ पे दो चीज़ आई हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड दूसरी आई हैं डिजिटल रिकॉर्ड्स। इसको भी हम लोग डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में डाल सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स आज हम लोग बात करते हैं कि हमारा जो आधार कार्ड है उसमें क्या है, उसमें जो हमारे बेसिकली जो फिंगर के प्रिंट्स होते हैं ना, फिंगर प्रिंट्स होते हैं, तो फिंगरप्रिंट्स को भी हम लोग, तो डिजिटली रिकॉर्डेड है तो उसको भी हम लोग डॉक्यूमेंट मान सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्डेड है उसको भी हम लोग डॉक्यूमेंट मान सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्डेड क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्डेड जो होता है फ्रेंड्स, वो होता है बेसिकली हमारा जो डिजिटल सिग्नेचर होता है, तो उसको भी हम लोग एज अ डॉक्यूमेंट मान सकते हैं, ठीक है। और दूसरा, और इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, जैसे कि आप कहीं पे गए और वहाँ पे देखा आपने कि भैया एक कुछ घटना हो रही है, तो उस घटना को आपने क्या किया कि अपने मोबाइल से रिकॉर्ड कर लिया। तो मोबाइल से रिकॉर्ड कर लिया यानी कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रिकॉर्ड किया है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रिकॉर्ड किया है, तो वो भी एक डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब दूसरा इसका एग्जाम्पल समझते हैं कि कोई पर्सन जो है गया कोर्ट में, उसने जा कर के गवाही दिया, उसने जा कर के गवाही दिया और कुछ ऐसी बातें बोल दी जिसको कोर्ट ने रिकॉर्ड कर ली। तो कोर्ट ने रिकॉर्ड कर ली तो भैया वो लेटर्स हो गई, तो वो भी क्या आएंगी, उस किस कैटेगरी में आएंगी? तो भी डॉक्यूमेंट की कैटेगरी आएंगी। जैसे कि कोई दस्तावेज हो गया, कोई डॉक्यूमेंट हो गया, कोई प्रूफ हो गया, कुछ ऐसा चीज़ दे दिया जिससे कुछ फैक्ट प्रूव होता हो, ठीक है। आप गए, आप एक कोर्ट के सामने जो है आपने एक तलवार रख दिया, तो तलवार से क्या प्रूफ होता है? तलवार से ये प्रूफ होता है कि भाई किसी भी पर्सन का मर्डर हुआ होगा, या किसी उस पर्सन ने उस तलवार को यूज़ किया होगा मर्डर करते समय। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आ जाती है फ्रेंड्स। कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, उसको हम लोग देखते हैं क्या होता है। पहला है कि राइटिंग इज़ अ डॉक्यूमेंट, कुछ लिखा हुआ है वो डॉक्यूमेंट है। जैसे कि पुराने ज़माने में जो इंस्क्रिप्शंस होते थे ना, जैसे कि अशोका के स्तंभ में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, तो वो राइटिंग में लिखा हुआ है, तो भी एक डॉक्यूमेंट है, वो प्रूफ है कि भाई इसमें भी कुछ लिखा हुआ चीज़ है। वर्ड पेंटेड, कुछ वर्ड पेंटेड है, लिथोग्राफ्ट और फोटोग्राफ्ट आर डॉक्यूमेंट। फ़ोटो खींच लिए मोबाइल से अपना, वीडियो कैमरा से,
कैमरा से फ़ोटो खींचा तो भी क्या है, एक डॉक्यूमेंट है। दूसरा है अब मैप और प्लान इज़ अ डॉक्यूमेंट। आप मैप जो दिखाते हो, वर्ल्ड मैप है, पॉलिटिकल मैप है, वो भी एक डॉक्यूमेंट है। प्लेन दिखाते हो, स्केच वगैरह बना करके कोर्ट में देते हो कि भाई एक मैप बनाते हो, एक प्लेन बनाते हो कि भाई यहाँ से दरवाज़ा से अपराधी घुसा और घुसते सेकंड दरवाजे में गया, थर्ड दरवाजे में थे, थर्ड दरवाजे में से घुस करके तो उसने जा करके उसको मार दिया, या फिर जा करके उसने चीज़ों को लूट लिया। तो ये जो चीज़ें हैं ये मैप के फॉर्म में, पिक्चर के फॉर्म में आपने उसको डिस्क्राइब करके बताया, वो भी एक डॉक्यूमेंट है। एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ मेटल प्लेट और अ स्टोन इज़ अ डॉक्यूमेंट। अशोकाइडेट्स के बारे में मैंने बताया था कि पुराने ज़माने में क्या होता था कि लोग जो है प्लेट्स पे लिखा करते थे, जो कि एल्म जो कि प्लेट्स होते थे ना आपके कॉपर के प्लेट्स पे, उस पे लिखा करते थे, डॉक्यूमेंट्स को लिखा करते थे। तो वो हमारा हो गया, वो भी एक डॉक्यूमेंट है पुराने ज़माने का। अभी आप आजकल देख रहे होंगे कि आप काफ़ी ज़्यादा जो है खुदाई हो रही है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है खोद रहा है, खोद के निकाल रहा है, तो उसमें से कहीं पे स्टोन्स निकल जाते हैं, स्टोन्स में कुछ ना कुछ लिखा हुआ रहता है, तो ये डॉक्यूमेंट है। मेटल प्लेट्स हैं, पुराने ज़माने के जो दस्तावेज होते थे राजा महाराजा के समय, वो मेटल प्लेट में लो लिख के दे देते थे कि भाई लो ये ज़मीन आज से तुम्हारा, ये रैयत आज से तुम्हारा, तो मेटल प्लेट पे लिख के दे दिया कि तो वो एक डॉक्यूमेंट के तौर पे है। A caricature is a document. Caricature is a document. डॉक्यूमेंट में आता है कैरिकेचर। आगे देखते हैं एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ऑन ईमेल। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ऑन ईमेल, किसी ने आपको ईमेल भेजा है। आजकल जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गई है फ्रेंड्स, इसकी वजह से क्या हो गया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में भी, ये जो मतलब पढ़ा था ना इलेक्ट्रॉनिक्स का भी रोल जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया है आज इंडियन एविडेंस एक्ट में। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में जो मेल आया है आपको, वो भी एक डॉक्यूमेंट है। उसका क्या करो कि भाई आप प्रिंट आउट निकाल करके कोर्ट में जमा कर सकते हो। सेवरल लॉक्स डॉक्यूमेंट्स ऑन कंप्यूटर, जो कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट है, लैपटॉप में जो डॉक्यूमेंट है, स्मार्टफोन में जो डॉक्यूमेंट है, मैसेजेस जो हैं, वेबसाइट्स हैं, लोकेशन एविडेंस है। आजकल गूगल मैप पे हम लोग खूब ज़्यादा सर्च करते हैं। एंड वॉइस मेल मैसेज है, ये भी एक डॉक्यूमेंट है। स्टोर्ड ऑन डिजिटल डिवाइस आर डॉक्यूमेंट, जो भी आपके मोबाइल में है, लैपटॉप में जो भी रिकॉर्डेड है, जैसे कि वेबसाइट्स पे हैं, फेसबुक पे लिखा हुआ है कुछ, वो भी एक डॉक्यूमेंट के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। मैसेज जो ट्रांजैक्शन किया हुआ है, व्हाट्सएप के द्वारा किया हुआ है या फिर किसी भी सोशल मीडिया साइट्स के द्वारा किया हुआ है, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र, तो वो भी एक क्या है, एक डॉक्यूमेंट है। तो डॉक्यूमेंट कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स, यहाँ बेसिकली आपको ये समझना है कि डॉक्यूमेंट से क्या होता है कि कोई घटना के बारे में बताया जा सकता है, फैक्ट के बारे में बताया जा सकता है कि भाई अगर वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, इसका मतलब ये घटना हुई हो सकता है, ठीक है, एक अनुमान लगाया जा सकता है। यहाँ पे और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि जो घटनाएं हैं, वो जो भी घटनाएं हैं होती हैं, जो भी एफआईआर वगैरह होता है, उससे कुछ ना कुछ रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स ज़रूर होंगे किसी पर्सन के पास। सिर्फ एलिगेशन लगाने से चीज़ें प्रूफ नहीं होती हैं, उसके लिए आपको एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा, तो एविडेंस देना पड़ेगा। एविडेंस जो है डॉक्यूमेंट के फॉर्म में हो सकते हैं, और डॉक्यूमेंट का कितना फॉर्म हो सकता है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। आगे देखते हैं डिस्प्रूव्ड क्या होता है। डिस्प्रूव्ड इन रिलेशन टू अ फैक्ट के रिलेशन में मीन्स व्हेन आफ्टर कंसिडरिंग द मैटर बिफोर इट द कोर्ट आइदर बिलीव्स दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट। डिस्प्रूव का मतलब होता है कि कोर्ट मानता ही नहीं है कि वो एग्जिस्ट करता है। जैसे कि टैंग उड़ूमणिंगना, ये मैंने बोला, तो इसका क्या मतलब है भाई, तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, कोर्ट इसको मानता ही नहीं है कि भाई वो एग्जिस्ट करता है। And considered it non-existence, so probable that a prudent man out under the circumstance of a particular case to act upon the supposition that it does not exist, मानता ही नहीं है। डिस्प्रूव कर दिया, अगर किसी चीज़ को आपने कोर्ट में डिस्प्रूव कर दिया तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, कोर्ट उसको फिर ध्यान ही नहीं देगा, उसको हटा ही देगा, मतलब उसको मानेगा ही नहीं कि वो चीज़ें हुई हैं। दैट इज़ कॉल्ड द डिस्प्रूव। एविडेंस की बात करते हैं हम लोग फ्रेंड्स की एविडेंस क्या होता है। हाँ, यहाँ पे आया एविडेंस। तो डॉक्यूमेंट जो है एक एविडेंस हो सकता है, लेकिन एविडेंस में क्या क्या है ये देखते हैं हम लोग। तो एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स स्टेटमेंट और एनी इंफॉर्मेशन गिवन इलेक्ट्रॉनिकली विच द कोर्ट परमिट्स और रिक्वायर्ड टू बी मेड बिफोर इट बाय विटनेस। तो इस एविडेंस जो होता है वो विटनेस जो है कोर्ट में आया,
कोर्ट में आकर के जो है उसने गवाही दे दिया कि भाई ये चीज़ें हैं, या फिर कोर्ट ने परमिट किया कि भाई विटनेस को इलेक्ट्रॉनिकली गवाही दिया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिकली कैसे गवाही लिया जा सकता है? मान लेते हैं कि एक आदमी जो है, कुछ घटनाएं हुई और उसके जो विटनेस हैं वो दूसरे देश चले गए, अलग देश में, विदेश में चले गए। तो विदेश में चले गए और कोर्ट ने परमिट कर दिया कि भाई कोई बात नहीं, आप जो है वहीं से गवाही दे दो। तो यहाँ पे जो है कोर्ट उसकी गवाही को एक्सेप्ट कर सकता है, तो वो भी एक एविडेंस माना जा सकता है। यहाँ पे थोड़ा से मैं बताना चाहता हूँ कि पहले क्या होता था कि भाई आपको गवाही देना है तो आप आ कर के कोर्ट में आइए, हाजिरी दीजिए, तब जा कर के आपकी गवाही होगी। ठीक है, ये पहले होता था। लेकिन अब जो है इस नए अधिनियम में, अब पता नहीं ये लोग कितने लागू करेंगे या नहीं करेंगे, अभी इसके बारे में थोड़ा कहना मुश्किल है, लेकिन इसमें कह रहे हैं तो फिर हो सकता है शायद कि इलेक्ट्रॉनिकली अगर कोर्ट चाहे तो गवाही ले सकती है। इलेक्ट्रॉनिकली मतलब समझ रहे हैं ना आप कि कैसे गवाही ले सकती है कोर्ट? तो जाएगी इलेक्ट्रॉनिकली, जो है भाई कोई भी गवाही दे सकता है। इन रिलेशन टू अ मैटर ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी एंड सच स्टेटमेंट और इन्फॉर्मेशन आर कॉल्ड ओरल एविडेंस। इस तरीके के एविडेंस को कहा जाएगा ओरल एविडेंस। ओरल मतलब मुंह से जा कर के बोलना। इसमें क्या आते हैं? एविडेंस में आते हैं डॉक्यूमेंट्स। थोड़ी देर पहले बताया था मैंने कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं। इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिकली हो सकते हैं, डिजिटल रिकॉर्डेड, जैसे कि आजकल हमारा बनता है ना, आजकल हम लोग सारी चीज़ें कहाँ पे रखने लगे हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक ऐप है, एग्जाम्पल के तौर पे डिजी लॉकर है ना, तो उसमें रिकॉर्डेड जो है डॉक्यूमेंट, उसको भी डॉक्यूमेंट माना जा सकता है। प्रोड्यूस फॉर इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट एंड सच डॉक्यूमेंट आर कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, और उसको कहा जा सकता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी। समझे फ्रेंड्स? समझ में आ रहा है मैं जो बता रहा हूँ? आप कनेक्ट कर पा रहे हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट होता है, क्या क्या एविडेंस होता है, क्या डिस्प्रूव होता है, क्या डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आता है? तो ये जो सारी चीज़ें हैं मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ही आसान भाषा में बता रहा हूँ ताकि आपको जो है आसानी तरीके से समझ में आ पाए। इसको पढ़ने के बाद जो है आप बहुत सारी चीज़ों को कनेक्ट कर पाओगे आम भाषा के साथ। अब देखते हैं फैक्ट क्या होता है। फैक्ट के बारे में देखते हैं। फैक्ट मीन्स एंड इंक्लूड्स एनीथिंग, स्टेट स्टेट ऑफ थिंग्स और रिलेशन ऑफ थिंग्स कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंसेस। सेंस के द्वारा परसीव किया जा सकता है। हमारे कितने सेंसेस हैं, कितनी इंद्रियां हैं, तो कितने के द्वारा हम चीज़ों को परसीव कर सकते हैं? बताइए बताइए। तो सेंस कर सकते हैं। सेंस का मतलब महसूस करना। तो आप सूंघ करके, टेस्ट करके, सुन करके, टच करके, ये कुछ एग्जाम्पल मैंने बताया सेंस के बारे में। तो फैक्ट ये सब हो सकता है। एनीथिंग स्टेट ऑफ थिंग्स और रिलेशन ऑफ थिंग्स, जो कि स्टेट ऑफ थिंग्स उस स्टेट में है, रिलेशन ऑफ थिंग्स उस रिलेशन से है, कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंस, सेंस के द्वारा हम उसको ले सकते हैं। एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस, कोई भी मेंटल कंडीशन जिसमें एक आदमी कॉन्शियस हो। यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक आदमी जो है वो कभी कभी पागल, वो जो है कभी कभी पागल हो जाता है। तो अगर वो कुछ बयान देता है, कुछ गवाही देता है, तो वहाँ पे देखा जाएगा कि आदमी तो वो पागल है, तो वो ये भी देखा जाएगा कि भाई वो आदमी जो है वो कभी कभी ठीक भी होता है। तो जब वो ठीक होता है, तो अगर ठीक अवस्था में उसने गवाही दिया जाता है तो उसको मान लिया जाएगा। एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस, अगर वो जागरूक है उस मेंटल कंडीशन में तो उसको माना जाएगा। थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझते हैं फ्रेंड्स, तो ज़्यादा बेटर होगा। दैट देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्ट अरेंज इन सर्टेन ऑर्डर इन अ सर्टेन प्लेस इज़ अ फैक्ट। एक फैक्ट है कि एक सर्टेन ऑर्डर में कोई चीज़ अगर अरेंज हो, यानी कि आप एक, मान लेते एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि एक घर में जो है सारे सामान बिखरा हुआ है, लॉकर खुला हुआ है और ताला टूटा हुआ है। ठीक है, सारा सामान इधर उधर फेंका हुआ है। इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब यही हो सकता है कि किसी भी उस घर में जो है लॉकर टूटा हुआ है, यानी चोरी हुई है, सामान इधर उधर बिखरा हुआ है, कुछ सामान नहीं है, तो इसका यही मतलब होगा ना कि उस घर में चोरी हुई है। यानी कि अगर कोई सर्टेन ऑब्जेक्टिव पर्टिकुलर थिंग्स में अरेंज है तो वो भी एक फैक्ट है ना। अगर नहीं अरेंज है इसका मतलब कि कुछ मामला गड़बड़ है। बेसिकली मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि सर्टेन चीज़ों का सर्टेन थिंग्स में अरेंज होना एक फैक्ट कहलाता है। अगर नहीं समझ में आएगा तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको फिर से बता दूंगा। दैट अ पर्सन हेयर्ड और सॉ समथिंग इज़ अ फैक्ट। अगर कोई आदमी सुनता है, कुछ सुनता है या कुछ देखता है तो वो भी फैक्ट है। कुछ सुना, कान से सुना,
तो वो भी फैक्ट है। कुछ मैंने देखा, सॉ मतलब देखना, तो वो भी एक फैक्ट है। सुना वो भी एक फैक्ट है, देखा वो भी एक फैक्ट है। दैट अ पर्सन सेड सर्टेन वर्ड्स इज अ फैक्ट। एक आदमी ने कुछ बात कही, वो भी एक फैक्ट है। ये सब चीज़ें आप लोग को तब ज़्यादा समझ में आएगी ना जब मैं इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ आप लोग को समझाऊंगा। जब केस स्टडी बताऊंगा ना फ्रेंड्स, तब उसमें इसका एप्लीकेशन मैं बताऊंगा कि भाई इसका एप्लीकेशन क्या है वहाँ पे, तब आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। लेकिन कोई बात नहीं, अभी फिलहाल समझने के लिए है कि क्या है फैक्ट। दूसरा है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। दैट अ पर्सन होल्ड अ सर्टेन ओपिनियन हैज़ अ सर्टेन इंटेंशन। किसी एक पर्सन का सर्टेन ओपिनियन है कि भाई वो एक ओपिनियन होल्ड करता है। ओपिनियन मतलब कुछ लोग मानते हैं कि भाई भारत जो है, भारत के संविधान में, भारत के जो संविधान में वो चेंज होने चाहिए, कुछ बदलाव होने चाहिए, तो वो भी एक फैक्ट है। हैज़ अ सर्टेन इंटेंशन, एक्ट एक्ट इन अ गुड फेथ और फ्रॉडुलेंटली। कोई भी एक आदमी जो है, इंटेंशन मतलब जानते हैं, मनसा होती है, कुछ करने का मनसा। अगर कोई कर रहा है तो मनसा है। अगर एक आप बैंक में जा रहे हो तो क्या आपकी मनसा हो सकती है? या तो पैसे निकालने के लिए जा रहे होगे, या तो पैसे डालने के लिए जा रहे होगे, या फिर बैंक लूटने के लिए जा रहे होगे। तो किसी मनसा से तो आप वहाँ पे गए थे ना। आपकी मनसा क्या है, वो भी एक फैक्ट है। जो भी आपकी मनसा है, मनसा क्या हो सकती है? या तो बैड हो सकती है, या तो गुड हो सकती है। ये दो मनसा हो सकती है ना। और यूजेस अ पर्टिकुलर वर्ड इन अ पर्टिकुलर सेंस। अगर एक कोई आदमी जो है पर्टिकुलर वर्ड जो है पर्टिकुलर सेंस में यूज़ करता है, वो भी एक फैक्ट है। जैसे कि पर्टिकुलर वर्ड जो है पर्टिकुलर सेंस में यूज़ करता है कब? गाली गलौज हो रही है दो पर्सन के बीच में, एक ए है और एक बी है, इन दोनों के बीच में जो है गाली गलौज हो रही है, तो पर्टिकुलर वर्ड इन अ पर्टिकुलर सेंस, पर्टिकुलर वर्ड पर्टिकुलर सेंस में यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि भाई दोनों दोनों के बीच में लड़ाई हो सकती है, लड़ाई हुई होगी, वो भी एक फैक्ट है। ये भी इसको बोलेंगे हम तुमको मार देंगे, ये भी बोलेगा हम तुमको मार देंगे। तो पर्टिकुलर तरीके से आप जो है, एक पर्टिकुलर वर्ड जो है पर्टिकुलर सेंस में यूज़ हो रहा है, तो फैक्ट है। और इज वाज एट द स्पेसिफिक टाइम कॉन्सियस ऑफ अ पर्टिकुलर सेंसेशन इज़ अ फैक्ट। और एक पर्टिकुलर सिचुएशन में कुछ कुछ बातें कहीं गई, कॉन्सियस ऑफ अ पर्टिकुलर सेंसेशन, और वाज एट द स्पेसिफिक टाइम, ये जो है मारामारी जो एक स्पेसिफिक टाइम में हुआ, इज़ अ पर्टिकुलर फैक्ट। दूसरा है फैक्ट इन इशू। जी नंबर है फैक्ट इन इशू। इसके बारे में थोड़ा देखते हैं क्या होता है। मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी फैक्ट फ्रॉम विच आइदर बाई इट सेल्फ और इन कनेक्शन विथ अदर फैक्ट। फैक्ट इन इशू क्या होता है? फैक्ट इन इशू क्या है? या तो खुद से या तो किसी से कनेक्टेड है। फैक्ट इन इशू जो है वो खुद से, ऐसा फैक्ट या तो खुद से कनेक्टेड है या तो फिर किसी और से कनेक्टेड है। द एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर और स्टैंड ऑफ एनी राइट, लाइबिलिटी और डिसेबिलिटी, asserts or denies in any suit or proceeding necessary follows। इसके इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए, आगे मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा धीरे धीरे करके। एक्सप्लेनेशन क्या है? वेन एवर अंडर द प्रोविजन ऑफ द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स रिलेटेड टू सिविल प्रोसीडियर, एनी कोर्ट रिकॉर्ड एन इशू ऑफ फैक्ट, द फैक्ट टू बी asserted or denied in the answer to such issue is a fact in issue। इलस्ट्रेशन क्या है? ए इज एक्यूज ऑफ मर्डर ऑफ बी। ए ने जो है, ए के ऊपर इल्ज़ाम है कि उसने बी को मार दिया है, ठीक है, ख़त्म कर दिया है, मार दिया है। तो ट्रायल में क्या क्या फैक्ट इन इशू हो सकता है? क्या क्या फैक्ट इन इशू हो सकता है ट्रायल में? दैट बी, ए काउजेज बी डेथ। ए ने जो है बी को मार दिया, यानी कि ए की एक वजह है बी का डेथ का, ये जो है वजह है। दूसरा है, अब वजह है तो एज इंटेंडेड टू काउज बी डेथ, तो ए चाहता था बी को मारने के लिए। दैट ए हैज़ रिसीव्ड ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन फ्रॉम बी। ए रिसीव्ड ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन फ्रॉम बी। ए ने जो है सडन और ग्रेव प्रोवोकेशन दिया होगा, बी को प्रोवोक किया होगा। दैट ए एट द टाइम ऑफ डूइंग द एक्ट, ये एक्ट करते समय, विच बी इज काउजेज डेथ, was by reason of mental illness incapable of knowing the nature। और ए इस कंडीशन में, यानी कि इस एक्ट को करते समय वो समझ नहीं पाया कि वो क्या कर रहा था, वो क्या कर रहा है। क्यों नहीं समझ पाया? क्यों? क्योंकि वो बीमार था, मेंटल इल था। तो फैक्ट इन इशू क्या है? फैक्ट इन इशू क्या है? डेथ हुआ,
डेथ की वजह से क्या क्या चीज़ें निकल कर के आई, डेथ हुआ, डेथ की वजह से क्या क्या निकल के आई, डेथ की वजह से निकल कर के आई कि भाई बी को जो है, ए ने जो है, ए हैज़ रिसीव्ड ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन फ्रॉम बी, बी की तरफ से कुछ प्रोवोकेशन हुआ मिला होगा। अब उस काम करते समय, मारते समय जो है, किसी वजह से, किसी भी वजह से, वजह क्या है कि मेंटल इलनेस, ए बीमार था, इसीलिए जो है वो बी को मार दिया। अब जब मार दिया तो ए जानता ही नहीं था कि वो क्यों मार रहा है। क्यों नहीं जानता था? क्योंकि उसका जो मेंटल कंडीशन है वो ठीक नहीं था, वो बीमार था, इसी वजह से वो जान नहीं पाया। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे कि और क्या क्या हो सकता है इसमें, और क्या क्या पढ़ सकते हैं हम लोग। अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से जानेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, आराम से जानेंगे और आगे निकल करके आएंगे फ्रेंड्स। थैंक यू।